नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा भारत की आजादी के 100 वर्ष सीरीज चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के एमएसएमई की, भारत के लोगों की। 1947 में भारत के लोगों का माइंडसेट कैसा था, क्या स्ट्रगल से वो गुजर रहे थे, आज का एमएसएमई कैसा है, किस दौर से गुजर रहा है और आगे 2047 में एमएसएमई कैसा होगा। इस विजन के साथ हम ये सीरीज चला रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एमएसएमई जो है भारत की बैकबोन है, भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। और एमएसएमई ही ऐसा शख्स है जो बैकबोन होने के बावजूद सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी करता है। और उसकी स्ट्रगल में जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो फाइनेंस की होती है। किसी को फाइनेंस अरेंज करना होता है, किसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, तो हर तरफ से वो जकड़ा हुआ ही रहता है, हर तरफ से वो परेशान ही रहता है। तो आज फाइनेंस के इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फाइनेंस में एक जाना माना नाम मिस्टर मुकेश पांडे जी का है, जो rupeepaisa.com के फाउंडर ओनर है। सबसे पहले तो मैं मुकेश जी आपका स्वागत करूंगा हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से। संजीव जी, धन्यवाद अपने इस प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया। सर, धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। आपका समय आप बहुत व्यस्त रहते हैं। आप सीएनबीसी चैनल पर भी हम सब आपका इंटरव्यू देखते हैं, तो हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है आज आप हमसे जुड़े हैं। तो मुकेश जी, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिए कि किस तरह आपने अपनी इस प्रोफेशन को चूज किया। आपने अपने कैरियर में देखा कि आप एमएसएमईज के पेन्स को आपने ऑब्जर्व किया, बहुत क्लोजली आपने देखा कि किस तरह से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरा जाता है और कितना पेनफुल होता है फाइनेंस को अरेंज करना, फिर मैनेज करना। तो आपकी इस जर्नी के बारे में आप हमारे ऑडियंस से थोड़ा सा शेयर करें। जरूर। जैसे कि आपने मेरी कंपनी का नाम तो बता ही दिया है ऑडियंस को। मेरी कंपनी का नाम है rupeepaisa.com। 2010 में मैंने इस कंपनी की शुरुआत करी और एक ही इंटेंशन और मिशन से शुरुआत करी कि जो ये एमएसएमई है ना, ये बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, एक अलग ही बिजनेस ओनर की लाइफ बड़ी अलग थलग सी रहती है और बड़ा पेन पॉइंट रहता है। कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए या गाइड करने के लिए या मेंटर करने के लिए ना उनके पास कोई होता नहीं है। वो खुद ही हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के अंदर में। अगर किसी बॉल पे अच्छा बॉल कनेक्ट हो गया तो छक्का लग जाता है, और कभी किसी बॉल पे गलत तरीके से कनेक्ट हुआ तो बोल्ड हो जाते हैं। तो एमएसएमई के साथ ना ये हमेशा पेन पॉइंट लगा रहता है, जैसे चूहे बिल्ली का आप खेल कह लीजिए। तो 2010 में, अगर आपको ध्यान होगा, 2008 में ना इंडिया एक रिसेशन के दौर से गुजरा था। बहुत ग्लोबल रिसेशन था वैसे तो, जिसमें इंडिया के भी एमएसएमई अछूते नहीं थे। तो उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था मैंने अपना करियर शुरू किया था बैंकिंग इंडस्ट्री से। स्टार्टेड विद अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, और 2008-9 के अंदर में मैं येस बैंक में था, जब मैं काफी एमएसएमईज के चैलेंजेस से गुजर रहा था, वो ग्लोबल रिसेशन के दौर को लेकर के। उनका विजन तो है कि अपने बिजनेस को बड़ा करना है, नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट आता है वो है कैश फ्लो का। कैश फ्लो के अंदर में उनके पेमेंट डिले, उनको एक्चुअली मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स को ना अपनी बैलेंस शीट को भी स्टडी करना नहीं आता। वो भी उनकी एक डिपेंडेंसी रहती है अपनी टीम, अपने फाइनेंस टीम, अकाउंट्स टीम या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर। बिजनेस में टर्नओवर दिख रहा है, प्रॉफिट भी किताबों में है, लेकिन कागजों में ही है, उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, जिसकी वजह से उनको हमेशा ही वो हैंड टू माउथ रहते हैं और हमेशा ही उनको किसी ना किसी तरीके से पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। चाहे वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से अरेंज कर रहे हो, कभी अपने डेटर से अरेंज कर रहे हो, उधार पे माल ले रहे हो, या फिर किसी बैंक का दरवाजा खटखटा रहे हो, ताकि वो उनकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। यहाँ पे फिर हमारा रोल आता है कि हम कस्टमर एमएसएमई के साथ बैठ करके उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करके, उनके आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, उनके बिजनेस ग्रोथ को, गोल को उनको एनालाइज करके किस तरीके से हैंड होल्ड करी जा सकती है ताकि वो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सके। और हाँ,
किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में ना फंसे, बिकॉज बिना सोचे समझे किया हुआ कोई भी काम कहीं ना कहीं, एक्सीडेंट जिस तरीके से गाड़ी का होता है उस तरीके से बिजनेस में भी एक्सीडेंट होता है, और अगर वो तैयारी नहीं रहेगी तो वो एक्सीडेंट झेल नहीं पाते काफी एमएसएमई। इसलिए कहा जाता है कि पहला 3 साल किसी भी एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि उस पहले 3 साल में वो सारी मौसम अपने बिजनेस की वो देख चुके होते हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो पतझड़ हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो। उसी तरीके से एमएसएमई की लाइफ चल रही होती है। तो यहाँ पे रुपया पैसा का एक ही इंटेंशन है कि उनकी सही तरीके से हैंड होल्ड करी जाए और उनको एक विजन दिया जाए उनके बिजनेस में वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, बट वो जिस तरीके से कहते हैं हार्ट होता है ना अगर इंसान के शरीर में, उस तरीके से बिजनेस का जो हार्ट होता है वो फाइनेंस होता है। तो अगर आपका हार्ट वीक है तो आप बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे ढंग से। जी धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो अपनी ये जर्नी और प्रॉब्लम्स के जो आपने शेयर किया, मैं समझता हूँ हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा और एक लाइट मिली होगी, एक गाइडिंग लाइट मिली होगी कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम अपने क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले आप हमारे एमएसएमई को बताएं कि एक बिजनेस, जैसे आपने बताया कि पहले 3 साल एक एमएसएमई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें वो हर तरह का उतार चढ़ाव या हर तरह के प्रॉब्लम्स को देख लेता है, हर तरह का सीजन का फेस कर लेता है। एक वैरायटी है कि बारिश भी हो रही है, सूखा भी पड़ रहा है, गर्मी भी आ रही है, सर्दी भी आ रही है, मतलब हर तरह का रंग वो देख लेता है पहले 3 साल में। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि एक एमएसएमई जो पुराना है, 5-5, 10-10 साल भी हो गए, फिर भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियल मैटर, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स की, जो बाकी की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टाफ की है, चाहे वो टैक्सेस को लेकर है, कॉम्प्लायंसेस को लेकर है, ये तो प्रॉब्लम फाइनेंस के आगे छोटी पड़ जाती हैं। फाइनेंस एक मेजर इशू है ना। तो किन किन बातों का एक एमएसएमई को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो हमारा पेरेंटल बिजनेस चला रहे हैं, वो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आज से ही वो इन चीज को ध्यान रखें, एक चेकलिस्ट बनाएं, ध्यान रखें, ताकि वो आगे के लिए वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें। देखिए फाइनेंस ना संजीव जी कभी किसी एमएसएमई के लिए चैलेंज रहा ही नहीं है। चैलेंज ये रहा है कि उनको फाइनेंस कैसे मैनेज करना है उसकी अवेयरनेस, उसकी नॉलेज नहीं है। ओके। आज अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े नजदीक बैठा हूं और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में नाना करते 200 के करीब तो प्रिंटर होंगे फेज 1 फेज 2 मिला करके। एक प्रिंटर 50-100 करोड़ की भी टर्नओवर आराम से कर पा रहा है और एक टर्नओवर 25 करोड़ 5 करोड़ की भी टर्नओवर पे स्ट्रगल कर रहा है। तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी 50-100 करोड़ वाले के लिए भी वही ऑप्शन है और 25 करोड़ 5 करोड़ वालों के लिए भी वही ऑप्शन है। प्रॉब्लम आता है कि हम कहते हैं ना अपनी ब्लड रिपोर्ट, अपनी टेस्ट रिपोर्ट, अपनी हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दे रहे तो कोई डॉक्टर फिर आप पे क्या ही आपका इलाज कर पाएगा। तो एमएसएमई का जो मेजर चैलेंज है कि वो अपने किताबों को पढ़ना ही नहीं जानते। मैक्सिमम एमएसएमई अपने किताब, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनको ये तो दिख रहा होता है कि मैंने इस साल या इस महीने कितना टर्नओवर कर दिया और इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट किताबों में नहीं रहता। वो अपने इन्वेंट्री को ढंग से तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाते कि किस टाइम पे कितना इन्वेंट्री में उनको इन्वेस्ट करना है, कितना और भी डिपार्टमेंट है जिस तरीके से सेल्स की डिपार्टमेंट, मार्केटिंग की डिपार्टमेंट, इनमें कितना कितना पैसा री इन्वेस्ट करना है ताकि वो सारा कलेक्शन वो उस तरीके से अलाइन हो पाए कि बिजनेस की ग्रोथ जर्नी को प्लान करने में मदद करे। एक अकेला फाइनेंस क्या ही करेगा? अगर आपको आज फाइनेंस दे दो और आपको पता ही नहीं है कि उस फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, उसको लगाना कहाँ है, तो 100% आप फिर उस पैसे को भी गवा देंगे। हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिन्होंने जुए में पैसे जीते और कुछ टाइम बाद वो दोबारा उसी हालत में है जिस टाइम पे उन्होंने पैसे जीते थे, उससे पहले जो सिचुएशन थी। तो सबसे पहले जो एमएसएमई को काम करने की जरूरत है वो है माइंडसेट पे, कि भाई वो जिस भी काम के अंदर में है उनका माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उनको अपने बिजनेस को लेकर के आगे एस्पिरेशन क्या है।
उस एस्पिरेशन को देख करके उनको जरूरत है अपनी कैपेसिटी मैपिंग करने की, कि आज जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, जो भी टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं, जिस भी पेस से वो ग्रो कर पा रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल की बैलेंस शीट एनालाइज करके, क्या इसी तरीके से वो ग्रोथ को आगे और लेके जा सकते हैं? क्या उनके कॉम्पिटिटर भी सेम ही परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं? क्या उनके कॉम्पिटिटर कहीं से फंड ला करके या किसी तरीके से अपने बिजनेस को सिस्टमाइज करके, क्योंकि मैक्सिमम एमएसएमई की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सिस्टम प्रोसेस ही नहीं है, दादाजी की दुकान के तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आकर के फंसेंगे। कोविड जैसा पीरियड हम में से किसी ने भी प्लान नहीं किया था, सोचा नहीं था, लेकिन वो बिजनेस मल्टीपल फोल्ड बढ़ गए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए जिन्होंने उस टाइम पे अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझते हुए सिस्टम एंड प्रोसेस पे ध्यान दिया, अपने कैश फ्लो पे दिमाग लगाया कि बिजनेस में कैश फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रॉफिट तो एक पार्ट है कैश फ्लो का, आपको कैश फ्लो के अंदर में आपके पास रेडी कैश कितना है हाथ में, ताकि आप बिजनेस की उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश कर पाओ, आप अपने वेंडर से कैश डिस्काउंट एंजॉय कर पाओ। तो इन सारी चीजों को मैनेज करना एमएसएमई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें जिसपे मैं आपको नटशेल में बताऊं जो एक एमएसएमई को जरूरत है फोकस करने की। सबसे पहला तो माइंडसेट, अपने बिजनेस के गोल को लेकर के वो बिल्कुल क्लियर हो कि 1 साल 2 साल 5 साल में वो अपने बिजनेस को किस ऊंचाइयों पे किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। दूसरा है टीम। मैक्सिमम एमएसएमई का चैलेंज ये है कि उनके पास अच्छी टीम नहीं है, या फिर उनको लगता है कि यार सारे खराब बंदे, सारे खराब टीम हमारे पास ही है। लेकिन आपको टीम को नर्चर करना नहीं आता है, तो आपको जरूरत है अपने साथ एक अच्छी टीम बिल्ड करने की। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, मार्केटिंग। वो जमाने चले गए जब मार्केटिंग पे लोग पैसा खर्चा करना एक एक्सपेंस मानते थे। अगर आपने आज अपने मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया तो आप मार्केट से कब आउट हो जाओगे आपको कुछ नहीं पता। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग, अपनी ब्रांड पोजीशनिंग पे ध्यान दें, ताकि आप एक अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे नए नए ऑडियंस को मैप करके उनको अपने प्रोडक्ट, अपने एक्सपर्टीज के बारे में बता पाए। फिर आता है फाइनेंस का रोल, कि भाई आप अपनी मंथली बैलेंस शीट को स्टडी करना शुरू करें। साल के एंड में सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बैलेंस शीट को ना देखें कि इस साल हमने जीएसटी में 10 करोड़ की टर्नओवर कर ली, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया, इस पे हमने 2-1 लाख का टैक्स भर दिया। उसको करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एमएसएमई वहीं पे फेल होता है, और धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरे करने के लिए भी डिपेंडेंसी बैंक पे आ जाती है, जिसमें वो फिर अननेसेसरी के लोन लेकर के अपने आप को डेट के अंदर दबा देते हैं, ताकि वो फिर खुल के काम नहीं कर पाते। फाइनेंस को आप मंथली मॉनिटर करें, अपनी सेल्स को मंथली देखें, अपने डेटर पोजीशन को मंथली देखें, अपने क्रेडिटर को मंथली देखें, अपने प्रॉफिट को मंथली देखें, कैश इन बैंक कितना है उसको मंथली मॉनिटर करें। उसके बाद आप देखें कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ट्रीट कर रहे हैं। जैसा आप उनके साथ बर्ताव करेंगे, बिजनेस भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। जी, आपने जैसे बताया कि एक एमएसएमई को हर एस्पेक्ट पर नजर रखनी चाहिए, अपनी एक्शन पे, अपना फ्यूचर विजन पे, अपना माइंडसेट उसको सेट करना, उसको अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा आपने जो एक बड़ी अहम बात बोली कि हर बिजनेस ओनर जो है उसको फंड्स की दिक्कत नहीं है, उसको फंड्स को मैनेज करने की दिक्कत है, मेन जो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज का जो दौर है इसमें लोन लेना तो बहुत आसान है, लेकिन वही है कि उसको मैनेज नहीं करते हैं तो वो फायदे की बजाय नुकसान में चले जाते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि लोन लेने का सही समय क्या होना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए उसको लोन से पहले वो पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि वो गलत दिशा में नहीं जाए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, और लोन का सबसे बेस्ट यूटिलाइज कर ले अपनी ग्रोथ के लिए। बिल्कुल संजीव जी, इसके ऊपर ना मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था, जी, हाउ टू प्लान अ लोन या 7 मिस्टेक व्हाइल टेकिंग अ लोन। लेकिन मैं आपके शो के माध्यम से एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देना चाहूंगा आपके ऑडियंस को, कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में किसी भी टाइम पे किसी भी तरीके का कोई भी फंड प्लान कर रहा हो, चाहे वो अपने बैंक से ले, चाहे वो अपने रिलेटिव से ले, एक फ्रेमवर्क मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो है वेयर फ्रेमवर्क।
इस फ्रेमवर्क को ना अपने पास पेपर पे लिख करके कोई भी एमएसएमई प्लान करने से पहले, लोन लेने से पहले, किसी भी तरीके के फंड रेज करने से पहले लेगा तो वो उसको बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा कि वो पैसा क्यों ले रहा है। जिसमें वेयर में डब्ल्यू स्टैंड वाई यू नीड अ लोन, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप पैसा ले क्यों रहे हो। तकरीबन तकरीबन 10-12 बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती हैं कि 12 क्या रीजन अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो डे टू डे अपनी वर्किंग कैपिटल गैप को ब्रिज करने के लिए पैसा चाहिए, दूसरा एक्सपेंशन प्लान करने के लिए पैसा चाहिए, तीसरा कंपटीशन से अहेड रहने के लिए या आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर में टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज होगा, बिजनेस मॉडल में कुछ चेंज होगा, उस पर नजर रखने के लिए, उसके लिए अपनी रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाई यू नीड अ लोन, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। दूसरा आ जाता है एच, हाउ यू वांट टू रेज दिस लोन। वैसे तो 3-4 ऑप्शन है बैंकों के अलावा भी फंड रेज करने का। सबसे पहले तो एक बूटस्ट्रैप कंपनी होती है जिसमें जैसे मैंने कंपनी शुरू करी और मैंने अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से पैसे ले लिए, या फिर मैं अपने एक बिजनेस में, आजकल आप स्टार्टअप की जैसे लेकर के आपने बात करी, स्टार्टअप में भी 2 तरीके से फंडिंग होती है। एक एंजल इन्वेस्टर आ जाते हैं जो आपके आइडिया के बेसिस पे, आपकी पोटेंशियल, आपकी पैशन के बेसिस पे आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टर आ जाते हैं, प्राइवेट इक्विटी आ जाता है। तीसरा बैंक, चौथा बैंक और एनबीएफसी का सपोर्ट तो है ही। मैं मानता हूं कि बैंक और एनबीएफसी तो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में उनके साइलेंट पार्टनर होते हैं। साइलेंट पार्टनर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो आपको पैसा तो देते हैं लेकिन वो आपको डे टू डे पोक नहीं कर रहे होते कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। उनको उनके टाइमली ईएमआई या टाइमली इंटरेस्ट से मतलब है। आप उस पैसे से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है, या फिर अगर आप लॉस करके बैठे हो तो भी उससे उनको कोई मतलब नहीं है। एंड फिफ्थ जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है कि अपनी बिजनेस कंपनी को एसएमई आईपीओ की तरफ लेकर के जाए। तो पैसा रेज करना आज के टाइम में एमएसएमई के लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि पैसा लेकर के जो थर्ड पॉइंट है ई, एग्जीक्यूशन ऑफ फंड, कि भाई पैसा तो ले लिया आपने लेकिन उसको किस किस तरीके से, कब कब, कहां कहां, किस किस हेड में आपको इन्वेस्ट करना है, वो अगर आपने ढंग से एनालाइज नहीं करा तो उस पैसा लिया हुआ आपके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा वही बेनिफिट नहीं देगा, या बिना सोचे समझे खर्च किया हुआ पैसा हमेशा नुकसान ही देगा। तो आपको WYH, हाउ, ई, एंड यूज ऑफ द फंड या एग्जीक्यूशन ऑफ द फंड। एंड लास्ट के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है संजीव जी, वो है ROI। आपने किसी से भी पैसा लिया, चाहे बैंक से, चाहे इन्वेस्टर से, चाहे आईपीओ के थ्रू, उस पैसे का ROI क्या है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए बैंक से उठाया और साल में उसको 9 से 10 लाख रुपए ब्याज पे कर रहे हो, और अगर आप उस पैसे को मल्टीफोल्ड रोटेट करके 40-50 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने बिजनेस के लिए नहीं जनरेट कर पा रहे, तो उस पैसे का लेने का फायदा ही क्या है। अपने बैंक को या अपने इन्वेस्टर को या अपने जिससे भी पैसा लिया है फॉर एग्जांपल, सिर्फ उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए तो फंड नहीं लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ROI को आप एनालाइज करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होती। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स CCOD लेकर के बैठे होते हैं, बट वो CCOD का एक ऐसा ट्रैप हो जाता है कि भाई बिजनेस बढ़ रहा है, CC बढ़ रही है, लेकिन वो CC से बाहर कैसे निकल पाए। या किसी भी इन्वेस्टर को लेकर के भी आए हैं तो उस इन्वेस्टर के अंदर में पैसा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है लेकिन कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेने के टाइम पे ही, फंड रेज करने के टाइम पे ही एक एग्जिट स्ट्रैटेजी का डिफाइन होना बहुत जरूरी है कि ये पैसा मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी एक टर्म डिसाइड हुआ है, इसमें हम इस तरीके से एग्जिट होंगे, और उससे और भी बहुत सारी चीजों की जो प्लानिंग है वो हम 1-to-1 गाइड कर सकते हैं। मुकेश जी, अभी आपने जैसे एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात बताई, मेरा अगला सवाल एग्जिट प्लान के ऊपर ही था। आप थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करें कि कोई भी एमएसएमई को एग्जिट प्लान या एग्जिट स्ट्रेटेजी के ऊपर कैसे प्लान करना चाहिए, किन किन बातों का मेजरली ध्यान रखना चाहिए कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसे। देखिए, जैसा मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चन में भी आंसर किया है एक वेयर फ्रेमवर्क के अंदर में, जिसमें लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो एग्जिट स्ट्रेटेजी ही है।
हम कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो हम गाड़ी का लोन लें, हमें पता होता है वो 5 साल का लोन है। हम कोई घर का लोन लेने के लिए प्लान करते हैं, होम लोन जिसको कहते हैं, हमें पता होता है कि 15 साल का लोन है, और ये भी प्लान साथ में करते हैं कि 15 साल के लोन को किस तरीके से हम 7 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर में मतलब अर्ली क्लोज कर पाएंगे। उसी तरीके से चाहे आप कोई भी पैसा बिजनेस के अंदर में लगा रहे हो, एक एग्जिट स्ट्रैटेजी उसके साथ होना चाहिए कि ये पैसा बिजनेस में कितने टाइम तक रहेगा और किस रूप से बाहर जाएगा। एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करने का मतलब ये है कि जब हम कोई लिमिट ले लेते हैं, लिमिट में सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा होता है, कोई प्रिंसिपल की रिकवरी नहीं हो रही होती है। तो इसी वजह से एक बिजनेस ओनर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अपने रनिंग बिजनेस से फिर बाद में अचानक से किसी लिमिट को, किसी ओडी को, किसी सीसी को बंद कर पाना। लेकिन इसके अलावा जितने भी टर्म लोन है, चाहे वो आप गाड़ी का ले रहे हो, घर का ले रहे हो, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पैसा उठा के, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, ये एक एग्जिट टर्म प्लान के साथ है कि भाई ये 10 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 4 साल का लोन है। और उस समय क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कैश फ्लो का कोई बर्डन हो या रीपेमेंट में हमारे पास कोई ज्यादा बर्डन हो, तो हम हो सके डिसाइड कर लेते हैं कि किसी तरीके से लंबे टर्म का पैसा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉपर्टी को प्लेज करके आज हम 2 करोड़ रुपए का लोन किसी बैंक से उठाया, और हम नहीं चाहते कि यार 5 लाख की किस्त बन जाए, हम चाहते हैं 2-2.25 लाख रुपए हम कंफर्टेबली पे कर सकते हैं, तो 2-2.25 लाख की इनिशियली किस्त बनवा ली। लेकिन एज एन एक्सपर्ट मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा उनको कि आप इसके साथ एक एडिशनल एग्जिट प्लान भी रखें। 10 साल में तो आपने टर्म डिसाइड किया, वो क्लोज हो जाएगा, लेकिन इन 10 साल के अंदर में कई बारी बैंक आरओआई बढ़ा देते हैं, कई बारी आरओआई घटा देते हैं, जिसका क्लियर सीधा सीधा जो इंप्रेशन या सीधा सीधा जो असर होता है वो आपके टेन्योर पे या आपके लोन अमाउंट पे होता है। आपको करना ये होता है कि जब हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो हम कम से कम हर साल 12 महीने में बैंक को 13 महीने की किस्तें देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 लाख की किस्त भरनी है 12 महीने में, 24 लाख रुपए, मैं 24 लाख नहीं 26 लाख पे करूंगा 12 महीने में, एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करूंगा। और हर साल, क्योंकि मैं बिजनेस ग्रो कर रहा हूं या फिर मेरी इनकम ग्रो कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इस साल 10 लाख साल का कमा रहा हूं तो अगले 5 साल 10-10 लाख ही कमाऊंगा, बढ़ेगी मेरी इनकम, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो बिजनेस है। तो अपनी ईएमआई को 10% से इंक्रीज कर दो। ओके। तो जो 2 लाख की ईएमआई आप पे कर रहे हो, 2,20,000 की कर दो, ज्यादा कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मिनिमम 10% से अपनी ईएमआई आप एक्सीड कर दो। तो होगा ये कि आपके ऊपर ज्यादा कैश फ्लो का दिक्कत भी नहीं आया कि यार आपके ऊपर एक बर्डन आ गई कि भाई महीने की मेरी इतनी किस्त जा रही है, लेकिन वो 10 साल का लोन आप कब 5 साल 6 साल के बीच में क्लोज कर दोगे बिना अपने टेंशन अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर लिए हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों के तरीके से हम एग्जिट प्लान किसी भी फंड में, किसी भी लोन के लेते हुए हम प्लान कर सकते हैं जी। कि जैसे अभी आपने बताया कि एग्जिट प्लान में हम एक एक, जैसे प्रॉपर्टी लोन की बात आपने बताई, प्रॉपर्टी लोन में आपने बताया कि एक किस्त का हम प्लान एडवांस में कर लें। तो मान लीजिए किसी की 10 साल का टेन्योर है और आपने 12 महीने की जगह 13 महीने की ईएमआई जो है एक पहले साल में दे दी, तो इस तरह से जो लोन है 4-5 साल या 5-6 साल कैसे भी वो कवर हो जाएगा। प्लानिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कभी एक ईएमआई एडवांस जाएगी, कभी 2 जाएंगी, और वो 5-6 साल में हम कवर अप कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या वो बैंक एक्सेप्ट करता है? बिल्कुल करता है। उसमें उसके कोई चार्जेस होते हैं या नहीं? बहुत नॉमिनल से 500 रुपए अगर आप अपनी ईएमआई चेंज करने की बात करते हैं ना, क्योंकि एक ईसीएस की रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोबारा से लगनी पड़ती है, तो 500 रुपए प्लस जीएसटी वो एक नॉमिनल सा चार्जेस हो सकता है। लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म लोन के अंदर में वेव हो जाता है अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मेरी आप ईएमआई बढ़ा दो 10% से। दूसरा, बैंक के पास ये भी सारी प्रोविजन है, जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन को लेकर के पूछा है पर्टिकुलरली, कि मैं 20 से 25% तक का प्रिंसिपल, मतलब अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 20 से 25%, मेरा 20 से 25 लाख रुपए होता है, मैं साल में बैंक को पार्ट पेमेंट कर सकता हूं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। ओके। तो आप ये एक और, अगर आप कहते हो कि भाई मेरे पास आज मैंने 25-25 हजार में महीना एक अलग अकाउंट में सेव करना शुरू कर दिया और वो
12 महीने बाद मेरे पास 3 लाख रुपए सरप्लस पड़ा और मैं चाहता हूँ वो 3 लाख रुपए बैंक को वापस कर दूं, तो भी कर सकते हैं। वो आपको प्लान करने के ऊपर है कि उस पैसे को किस तरीके से आप अपने बिजनेस में लगाएंगे या रोटेट करेंगे या बढ़ा पाएंगे। जी। अच्छा मुकेश जी, अगला सवाल ये है कि एक एमएसएमई को जब भी फंड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? किसी भी सूरत में उसको कहीं से भी लोन मिले वो लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके सिर पे प्रेशर होता है कि उसको फंड्स चाहिए, है ना? तो ऐसे में वो जहां से मिले वहां से ले लेता है। लेकिन आप क्या हमारे ऑडियंस को ये सजेशन देंगे कि किन बैंक्स को कंसीडर करना चाहिए या किन एनबीएफसी को कंसीडर करना चाहिए लोन लेते वक्त? देखिए, तकरीबन तकरीबन 100 बैंक और एनबीएफसी हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जी। और सबके टारगेट कस्टमर अलग अलग डिफाइंड है। उसी तरीके से कस्टमर को भी ना अपने बैंक को डिफाइन करना होगा कि भाई वो किन के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन पहले हम आ जाते हैं हाइजीन के ऊपर में। सबसे बड़ा चैलेंज क्यों आता है कि वो कहीं से भी पैसा उठाने के लिए आतुर हो जाते हैं कि भैया उनको कहीं से भी पैसा मिल जाए, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने किताबों को उस तरीके से मेंटेन करके नहीं चला। दूसरा, अपने क्रेडिट स्कोर के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। तीसरा, जब बैंक को आप क्लियर अपने रोड मैप ही नहीं बता पा रहे कि आपके आगे 1 साल 2 साल 5 साल की क्या जर्नी है और ये पैसा लगा करके आप कहाँ ही बिजनेस को लेके जा पाओगे, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो आते हैं कि अब हमारे पास जहां तक 100 बैंक है, तो जो एलीट पोर्शन है यहाँ पे बैंक सबको मतलब सबके लिए एक ही पैरामीटर है फंड देने का। 3-4 प्रोग्राम है, उसी पैरामीटर पे सारे बैंक अपने सारे कस्टमर्स को फंड करते हैं। तो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किसी भी एमएसएमई के लिए या किसी भी बैंक या एनबीएफसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं आपके शो के माध्यम से बताता हूँ। किसी भी बैंक और एनबीएफसी को ये चाहिए कि कोई भी जिसको भी फंड कर रहे हैं उसको बिजनेस करते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हो। 3 साल इस वजह से क्योंकि 3 साल में बिजनेस की एक रिपोर्ट कार्ड आ जाती है 3 सालों की, जिसमें पता चल जाता है कि बिजनेस ओनर क्या पोटेंशियल है अपने बिजनेस को अभी तक वो अपने पैसे से या किसी मतलब जो भी बुक्स के अपने किस तरीके से मेंटेन कर पाया है। और अब यहां से वो जो नेक्स्ट लीप ऑफ सक्सेस या नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेंशन जो प्लान कर रहा है वो कहां लेके जाएगा। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अपनी खुद की बैलेंस शीट की नॉलेज, कि भाई उसकी खुद को पता हो कि उसकी क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है, कितनी बाजार में देनदारी है, कितने बाजार से पैसे लेने हैं, कितने स्टॉक मैंने मेंटेन करे हुए हैं, वो स्टॉक कितने दिन से मेंटेन है, उन स्टॉक में से कौन सी फास्ट मूविंग स्टॉक है और कौन सा डेड डेड स्टॉक हो चुका है। तो सबसे पहले उसकी रिफाइनमेंट उसको वो करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि उनको मंथली अपनी बैलेंस शीट देखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोरमोस्ट, सारे स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस, जीएसटी की पेमेंट सब टाइम पे होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि चल 20 की जगह 1 महीने बाद जीएसटी भर देंगे, 15 दिन बाद जीएसटी भर देंगे। आप भर देते हो विद पेनल्टी ही तो भरते हो। कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिखता है बैंकों के नजर में कि यार ये अपने टैक्सेस को टाइम पे नहीं पे कर पा रहे, तो कल को हमारे बैंक की ईएमआई को क्या टाइम पे कर पाएंगे। और आजकल तो जब फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर क्या ही दर्शाता है। सिबिल स्कोर आपका क्रेडिट स्कोर जिसको कहते हैं, वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस की स्कोर को बताता है कि भाई आप कब से पैसा लेके, कितने लोगों से आपने लोन लिया हुआ है, कितने क्रेडिट कार्ड आप चला रहे हो, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, उन पैसों को आपने क्या टाइम पे किया है, डिले पे किया है, कितना डिले पे किया है, कभी किसी लोन में सेटलमेंट तो नहीं करी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिबिल स्कोर की हाइजीन को मेंटेन करें अपने बिजनेस को लेकर। तो आप जब अपने बैलेंस शीट को ढंग से बनाना समझ जाते हैं, बैलेंस शीट को रिव्यू करना शुरू कर देते हैं, अपने बिजनेस गोल को प्लान करना शुरू कर देते हैं और अपने स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस को सही तरीके से मॉनिटर करते हैं, और जो आपके ऊपर किसी भी तरीके से लोन है जो क्रेडिट स्कोर में दिखता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, उसको सही तरीके से हाइजीन मेंटेन करना, टाइमली रीपेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सारे पैरामीटर सही होंगे तो जितने भी अच्छे बैंक हैं वो आपको फंड देंगे। बैंकों के फंड देने के 3-4 पैरामीटर हैं। एक इनकम के बेसिस पे कि भाई आप अपने बिजनेस में क्या प्रॉफिट दिखा रहे हो, उस प्रॉफिट के बेसिस पे वो कितना पैसा मिल सकता है।
दूसरा, आप जीएसटी के तरीके, अब जीएसटी आने के बाद लोगों ने अपने पक्के में काम बढ़ाने शुरू करे तो बैंकों ने उसके लिए एक अलग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया कि जीएसटी सरोगेट पे आप फंडिंग उठा लो अपनी टर्नओवर के बेसिस पे। तीसरा, बैंक के बेसिस पे कि भाई आप किसी बैंक के साथ काम जुड़े हुए हो, करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, एक साल में एवरेज 4, 5, 6 लाख रुपए की बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो, यानी कि आपका बिजनेस में अच्छा कमांड है कि आपके पैसे अकाउंट में उस तरीके से रोटेट होते हुए दिख रहे हैं और एवरेज बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो बैंकों के पास बहुत सारे प्रोग्राम है फंड्स देने के। और उसी तरीके से जब आप अपनी इन चीजों को, हाइजीन को ढंग से नहीं मेंटेन करते हो, तो आपको ऐसी एनबीएफसीज के पास जाने पड़ते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं, या बहुत अननेसेसरी, आपको कह लो एक तरीके से वो ब्लैकमेल लोन ही हो गया एक तरीके से। अगर आपने अपने ढंग से कागज को मेंटेन करा तो बैंक आपको सस्ते पे सस्ता और अच्छे पे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको पैसा देगा, और लोग ले रहे हैं। जी मुकेश जी, आज और सवाल तो और भी बहुत हैं, क्योंकि फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे जितनी बात करें उतनी कम है। लेकिन सबसे जो आज का आखिरी सवाल है वो ये कि हर एमएसएमई के लिए फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको मैनेज करना सबसे टफ है और सबके लिए पेनफुल है, क्योंकि अभी उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। जिन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया वो 10x में 100x में आगे ग्रो कर गए, लेकिन जिन्होंने मैनेज नहीं किया वो उलझे रहे। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक और कारण भी नजर आता है वो आता है अवेयरनेस का, कि उनको अवेयरनेस नहीं है स्कीम्स के बारे में। जैसे अभी आपने बताया कि बैंक्स भी स्कीम्स चलाते हैं कि टर्नओवर बेस्ड है, जीएसटी की रिटर्न जा रही है, जीएसटी के अगेंस्ट बेस पर है। तो आप कुछ ऐसा बताएं कि एमएसएमई की सपोर्ट सिस्टम के बारे में कुछ बताएं कि फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम के बारे में हर एमएसएमई को किस किस कहाँ कहाँ अप्रोच करना चाहिए और जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, जैसा मैंने पहले भी हमेशा से कहता आ रहा हूँ, किसी बिजनेस में जो सेल्स है वो खून का काम करती है, तो फाइनेंस हार्ट का काम करती है। जी तो आपको दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर आपकी खून में गंदगी आएगी तो फाइनेंस में, मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज होएगा, और अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो आप अपने सेल्स में, अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे प्लान फोकस नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल सही बात। सबसे, जहां तक आपने बात बोली अवेयरनेस को लेकर के, तो एक एमएसएमई को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि भाई उसकी गवर्नमेंट, क्योंकि दो तरीके से बात करता हूं, एक तो स्कीम एंड इंसेंटिव जो आपने हाईलाइट करने की कोशिश करी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े सारे स्कीम एंड इंसेंटिव्स हैं। अब इसके बारे में हमारे को अवेयरनेस नहीं है। अब अवेयरनेस करने के लिए क्या करी जा सकती है, भाई हर इंडस्ट्री की ना एक एसोसिएशन होती है, और वो एसोसिएशन की ना मीटिंग्स होती रहती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, जिसके अंदर में अच्छे अच्छे डेलीगेट्स आते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और वो अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन पूरी करते हैं कि क्या स्कीम एंड इंसेंटिव है, किसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। एंड आई एम श्योर एफआईआई के थ्रू आप भी ऐसी स्कीम्स, ऐसी इनिशिएटिव आप भी करते रहते हो। जी तो जी उन जगहों पे जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक फैक्ट्री या अपने ऑफिस की चार दीवारी में घिरे रहना और इसके बारे में ना पता करना या इंटरेस्ट ना लेना कोई बहुत बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, लोगों से नहीं मिलोगे, अपनी इंडस्ट्री के में जो आपके इंडस्ट्री के 10-20 अच्छे दिग्गज लोग हैं उनके साथ उठना बैठना नहीं शुरू करोगे, तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं आएगी। क्योंकि अपने आप कोई न्यूज लेटर आपके ऑफिस में नहीं आने वाला कि जी ये चीजें हैं और अब आप ये चीजें कर लो। उसके लिए आपको थोड़ी सी भागदौड़, थोड़ी सी नेटवर्किंग, थोड़ी सी मेल मिलाप लोगों से बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, अपने बैंक के साथ आप अपने फ्यूचर गोल्स को डिस्कस करो। बैंक के पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंडस्ट्री वाइज हैं। आप बैंक को अपना एक साइलेंट पार्टनर के तरीके से ट्रीट करो। उनके साथ आप अपने बिजनेस के रोड मैप को डिस्कस करो, करंट सिचुएशन को डिस्कस करो, अपने रीपेमेंट प्लान्स को एक बार एनालाइज करो कि आप अभी जो भी फंड या जो भी ले रखा है वो क्या आपके लिए सफिशिएंट है, या आपको और एक्सपेंशन के लिए और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनसे डिस्कस करो। या फिर हमारे जो हम बैंकों के चैनल पार्टनर है, हमारे जैसी कंपनीज है, उनके साथ भी बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हो और अपनी रोड मैप, अपने एक्सपेंशन जर्नी के लिए पूरा प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरीके से आप पैसा बना सकते हो। पुराने हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पैसे से पैसा बनता है, और आज भी पैसे से पैसा बनता है, बट किस तरीके से बनाया जाता है वो भी एक आर्ट है। आर्ट और साइंस दोनों बोलूंगा कि भाई पैसा बनाना एक कला भी है और पैसा बनाना एक साइंस भी है।
तो आपको वो चीज आना चाहिए। वो धीरे धीरे जिस तरीके से आप लोगों से मिलना शुरू करोगे, डिस्कशन शुरू करोगे, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं सोल्यूशन। तो आप वो चीजें अपने नेटवर्क में, अपने बैंक से, अपने सीए से, अपने जो भी आपके नियर एंड डियर में अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके साथ आपको उठना बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और आपको सोल्यूशन मिलेगा। हम ऐसे और भी कई कॉन्क्लेव्स कर रहे होते हैं। अगर हमारे जैसे जो और भी कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइजर है, एमएसएमई कॉन्क्लेव कहते हैं, उन कॉन्क्लेव्स में पार्टिसिपेट करें, जाएं, मिले, लोगों से समझे कि क्या स्कीम है, क्या इंसेंटिव है, कैसे मिल सकता है, क्या क्या कागज जरूरी है। प्रॉब्लम ये होता है कि हमें पता तो है कि हमें ये मिल सकता है, लेकिन हम उस तरीके से अपने कागज मेंटेन नहीं करते, या मेंटेन करते हुए डरते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स पे काम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जी दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जैसा मुकेश जी ने बताया वैसे ही एफआई के बारे में बताना चाहूंगा कि एफआई जो है वो एमएसएमई के लिए काम करती है। एमएसएमई के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनको कंप्लीट अवेयरनेस दी जाती है, सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। और एफआई 44 कंट्रीज और 22 स्टेट्स में प्रेजेंस है। सभी जगह एफआई की टीम एक्टिवली काम कर रही है। और हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल दीपक जैन जी, इनको उन्हीं का ये एफआई जो है एक इनिशिएटिव है एमएसएमई के लिए, भारत के एमएसएमई के लिए। तो मुकेश जी, आज प्रोग्राम को हम कंक्लूड करना चाहेंगे। प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए आप निवेदन है कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बताएं जो आज का भावी एंटरप्रेन्योर है, जो 2047 भारत का, हम जो 100 वर्ष देख रहे हैं आजादी के, 2047 में भारत कैसा होगा। तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए। जी संजीव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अचीव करने वाले हैं, और 2047 तक का जो विजन है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हम एक विकसित देश के तरीके से इस वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होंगे और लोग हमें उस तरीके से ट्रीट करेंगे। और हम ऑलरेडी बहुत सारे काम उस डायरेक्शन में करना शुरू कर चुके हैं। जरूरत है एज एन एमएसएमई, जिसको हम कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन 30% कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में, जीडीपी में। 12 से 13 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे एमएसएमई के थ्रू एम्प्लॉयड हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई इस एक रोल प्ले कर रहा है इस अपने इंडिया की ग्रोथ जर्नी के अंदर में। अब उनको जरूरत है थोड़ा सा अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर करने की। स्ट्रक्चर करने को लेकर के मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को प्लान करें, उस प्लान को लेकर के एग्जीक्यूट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने टीम, अच्छे से अच्छी टीम, सिस्टम एंड प्रोसेस पे अपने फोकस करें कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ऑपरेशन अच्छा कर सकते हैं, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। कैपेसिटी मैपिंग करें कि भाई अभी जिस कैपेसिटी से वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्या ये इसको उसी कैपेसिटी में हमेशा अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल काम करना चाहते हैं, या फिर अपनी ग्रोथ को प्लान करना चाहते हैं। तो जरूरत है एक माइंडसेट की जो अपनी ग्रोथ को लेकर के वो प्लान करे। धन्यवाद मुकेश जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। जिस तरह से हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक माइंडसेट डेवलप किया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके बाद हेल्थ के ऊपर काम किया, योग के ऊपर काम किया, स्वच्छ भारत अभियान, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अभी मुकेश जी ने भी बोला, एक सबसे पहले एक जरूरत है हमारे माइंडसेट की। प्रॉब्लम फाइनेंस की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है, उस फाइनेंस को मैनेज करने की है। और अगर हम ब्रॉडर विजन के साथ देखें, हम सभी ग्रो कर रहे हैं। आज भारत के लोगों की देश में नहीं, विदेश में भी हर जगह रिस्पेक्ट की नजर से भारत के लोगों को देखा जाता है। भारत ने एक अपनी पहचान बनाई है, भारत के यूथ की पहचान है, भारत की वुमेन की पहचान है। तो ये सब एक की पीछे एक ही कारण है, माइंडसेट। जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाया, सबको एक विजन दिया कि सर्विस सेक्टर नहीं करना, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है आज के यूथ को। और स्टार्टअप की इंडिया की शुरुआत की, मेक इन इंडिया की शुरुआत की, ताकि बाहर की कंपनियां भी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करें। तो आज दोस्तों, हमारे पास माहौल है, नॉलेज है, मेंटर्स हैं, स्कोप है।
जरूरत है तो सही माइंडसेट की और उसकी इंप्लीमेंटेशन की। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे इस प्रोग्राम से आप लोगों को एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी और आप लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम हर हफ्ते आपके समक्ष पेश करते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी ऐसा आप जानकारी चाहते हैं, गाइडलाइन चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पे आकर लॉग इन करके आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और हम अगर जरूरत होगी तो हम एक प्रोग्राम भी, एपिसोड भी उस पर बनाएंगे। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।